हल्द्वानी भूमि अतिक्रमण मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। जेपी नड्डा ने वैशाली के पारू में आयोजित भाजपा के पहले लोकसभा अधिवेशन में दावा किया कि बिहार में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर में चल रही विकास यात्रा में कोई पीछे न छूटे, इसलिए जरूरी है कि यहाँ भी पूर्ण बहुमत से शुद्ध भाजपा की सरकार बने। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीबीसी न्यूज 24। हर खबर सबसे पहले आप तक। दोस्तों, देश दुनिया से जुड़ी खबर हो या जॉब से रिलेटेड न्यूज, सरकारी योजनाओं से जुड़ा समाचार हो या शिक्षा विभाग से आई कोई जानकारी, हर तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए अब चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक करने में कौनो पैसा नहीं लगता है। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले आज की तारीख है 6 जनवरी 2023, दिन शुक्रवार। उर्दू तारीख 13 जमादिल आखिर 1444 हिजरी, दिन जुमा। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। हल्द्वानी में रातों रात 50,000 लोगों को जबरन बेघर ना करें, सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि यह मानवीय मुद्दा है, इसका व्यवहारिक समाधान निकालने की जरूरत है। 50,000 लोगों को 7 दिनों में रातों रात नहीं हटाया जा सकता। लोगों को पुनर्निवास की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया। मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट की रोक से हजारों लोगों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में रेलवे की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जमीन की रेलवे को जरूरत है, लेकिन यह देखना जरूरी है कि जमीन पूरी तरह रेलवे की है या कुछ हिस्सा राज्य सरकार का भी है। कोर्ट ने कहा कि याचिकों पर दावा है कि उनके पास लीज है, वे 1947 में माइग्रेट होकर आए हैं और जमीन का ऑक्शन हुआ था। उनका यह भी दावा है कि वे वर्षों से वही रह रहे हैं, ऐसे में उनके लिए पुनर्निवास तो होना ही चाहिए। जैन तीर्थस्थल सम्मेद शिखर जी के पास पर्यटन पर लगी रोक। जी हां दोस्तों, झारखंड के गिरिडीह में पार्श्वनाथ पहाड़ी पर जैन समुदाय के प्रमुख तीर्थस्थल सम्मेद शिखर जी की पवित्रता बरकरार रखने के लिए केंद्र ने राज्य को निर्देश दिया है। इस इलाके में इको टूरिज्म सहित हर तरह के पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला जैन समुदाय के प्रतिनिधि मंडल के मुलाकात के बाद लिया गया है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने झारखंड सरकार को लेटर लिखा है। इसमें इसको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन खंड 3 के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाने की बात कही है। इस नोटिफिकेशन से जुड़े प्रावधानों की निगरानी के लिए एक समिति बनाने की भी बात कही गई है। वहीं अगला खबर है, सितंबर में होगा एशिया कप। एक ग्रुप में होंगे भारत और पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2023 का आयोजन सितंबर में होगा। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह ने क्रिकेट कैलेंडर 2023-24 की घोषणा करते हुए इसकी पुष्टि की है। इस बार एशिया कप 50-50 ओवर के फॉर्मेट में होगा। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और एक क्वालिफायर टीम हिस्सा लेगी। हालांकि एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा इसकी घोषणा नहीं की गई है। पाकिस्तान इस साल एशिया कप का मूल मेजबान है, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड वहां से नहीं खेलना चाहता। पीसीबी प्रमुख नजम सेठी ने काउंसिल को 2 साल के कैलेंडर की एक तरफा घोषणा करने के लिए बीसीसीआई सचिव जय शाह पर कटाक्ष किया है। दूसरे T20 में 16 रन से हारा भारत। जी हां दोस्तों, पुणे में खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत को श्रीलंका ने 16 रन से हरा दिया। पहले खेलते हुए श्रीलंका ने 20 ओवर में 206 रन बनाए थे। इसका पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 190 रन ही बना सकी। आखिर में अक्षर पटेल ने 31 गेंदों में 65 रन और शिवमी मावी ने 15 गेंदों में 26 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। श्रीलंका एशिया कप का मौजूदा चैंपियन है। उसने यूएई में पिछले साल T20 फॉर्मेट में खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। भारत इस साल के अंत में वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए एशिया कप को 50-50 ओवर के फॉर्मेट में आयोजित किया जाएगा।
1 जनवरी तक बन जाएगा राम मंदिर, अमित शाह। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को घोषणा की कि अयोध्या में राम मंदिर अगले साल यानी 2024 में जनवरी तक बन करके तैयार हो जाएगा। त्रिपुरा में एक रैली को शाह ने कहा कि कांग्रेस और सीपीएम ने राम मंदिर मुद्दे को लंबे समय तक कोर्ट में उलझाए रखा, जबकि पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मंदिर का भूमि पूजन कर इसका निर्माण शुरू करा दिया। बता दें कि त्रिपुरा में चुनाव होने हैं। एयर इंडिया की उड़ान में एक और हरकत, नशेड़ी ने महिला के कंबल पर किया गंदा। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया के न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में एक यात्री के पेशाब करने की घटना के 10 दिन बाद ऐसा ही एक और मामला सामने आया। इस बार एयर इंडिया की यह फ्लाइट पेरिस से दिल्ली आ रही थी। फ्लाइट के दौरान नशे में धुत एक पुरुष यात्री ने एक महिला यात्री के कंबल पर कथित रूप से पेशाब कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने लिखित में माफी मांग ली थी, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। घटना पिछले साल 6 दिसंबर की है। आरोपी की हरकत के बाद पायलट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर सूचना दी। प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही सीआईएसएफ ने आरोपी को पकड़ लिया। अधिकारियों ने बताया उसने लिखित माफी मांग ली। महिला ने पुलिस में शिकायत नहीं दी, फिर आरोपी को जाने दिया गया। डीजीसीए ने कहा कि मामले में उचित कार्रवाई होगी। एयर इंडिया पर लग सकती है बड़ी पेनल्टी। 26 नवंबर को महिला यात्री पर पेशाब करने वाली घटना में डीजीसीए ने एयर इंडिया के अधिकारियों को कारण बताने के लिए नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। एयर इंडिया पर बड़ी पेनल्टी लगाई जा सकती है। गुरुवार को डीजीसीए को एयरलाइंस ने रिपोर्ट भेजी। इससे डीजीसीए बेहद खफा है। शुरुआती जांच में पता चला है कि एयरलाइंस के स्टाफ का व्यवहार पूरी तरह अनप्रोफेशनल था। टीएमसी नेता साकेत गोखले को नहीं मिली बेल। अहमदाबाद की एक अदालत ने टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को क्राउड फंडिंग से इकट्ठा रकम के दुरुपयोग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। साकेत को अहमदाबाद पुलिस ने 30 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। वहीं अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली को आज मिलेगी नई मेयर। जी हां दोस्तों, हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला कोच की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआईडी इनपुट के बाद गुरुवार को यह फैसला हुआ। अब कोच हर समय पुलिस के पहरे में रहेगी। 4 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है। पहले 2 पुलिस वाले सुरक्षा में थे। इस मामले में पुलिस ने प्रदेश के मंत्री संदीप सिंह पर केस दर्ज किया। कोच के वकील ने पुलिस पर केस कमजोर करने का आरोप भी लगाया है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, तीव्रता 5.9। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में गुरुवार शाम को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई। भूकंप के झटके गुरुवार शाम 7:57 पर महसूस किए गए। इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान बताया जा रहा है। जनवरी में 2 साल बाद इतनी कड़ाके की सर्दी। जी हां दोस्तों, दिल्ली शीतलहर की चपेट में है। गुरुवार को सीजन के सबसे सर्द सुबह रही। तापमान 3 डिग्री तक गिर गया। 2 साल बाद जनवरी में इतनी सर्दी है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को दिल्ली में कई पहाड़ी इलाकों से ज्यादा ठंड थी। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा छाया रहा। अगले 24 घंटे शीतलहर और ठंड का प्रकोप जारी रहने के आसार हैं। शनिवार से राहत मिल सकती है। भारत जोड़ो यात्रा, जयंत ने दी थी शुभकामनाएं, पर राहुल गांधी ने कर दी ये बड़ी चूक। मायूस हुए आरएलडी कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को शामली में पहुंचने के बाद उनकी प्रतीक्षा कर रहे रालोद विधायकों और कार्यकर्ताओं को मायूसी का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी का काफिला चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास बिना रुके ही आगे बढ़ गया। उद्योगपतियों को संबोधित कर योगी बोले, ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिसके लिए यूपी में संभावनाएं नहीं। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर उद्योगपतियों को यूपी में निवेश का निमंत्रण दिया और कहा कि यूपी आकर अपार संभावनाओं का लाभ उठाइए। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसके लिए यूपी में संभावनाएं ना हो। भारत जोड़ो यात्रा, रात्रि ठहराव स्थल पर मची भगदड़, पुलिस प्रशासन के फूले हाथ पांव। खास बात यह रही कि शामली से लेकर यूपी बॉर्डर की ओर चलने वाली यात्रा में राहुल गांधी सफेद टी शर्ट में ही दिखाई दिए। शाम होते होते जब वे बॉर्डर पार करके हरियाणा में सनौली की ओर पहुंचे, उस समय तापमान 10 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, लेकिन उस समय भी राहुल टी शर्ट में दिखे थे। आतंकी संगठन टीआरएफ पर सरकार ने लगाया बैन। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान आधारित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि टीआरएफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं को भर्ती कर रहा है और यह आतंकवादी गतिविधियों पर प्रचार करने में शामिल रहा है। कर्नाटक से इस्लामिक स्टेट के 2 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के 2 कथित सक्रिय सदस्यों को कर्नाटक से बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए को यह सफलता वैश्विक आतंकवादी संगठन की देश में गतिविधियों को बढ़ाने की साजिश के संबंध में राज्य के 6 ठिकानों पर मारे गए छापों के दौरान मिली। आतंकवाद रोधी संघीय एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि उडुपी जिले के रोशान ताजुद्दीन शेख और शिवमेगा जिले के हुजैफ फरहान बेग को कर्नाटक में 6 ठिकानों की छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की राजनीतिक सलाहकार बोन ने पीएम मोदी से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो के राजनयिक सलाहकार
एमनुएल बोन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और ऊर्जा और सांस्कृतिक सहित आपसी हितों से जुड़े सहयोग के अन्य क्षेत्रों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने इस चर्चा के दौरान रक्षा, सुरक्षा और हिंद प्रशांत सहित अपनी रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के बीच घनिष्ठ सहयोग पर प्रकाश डाला है। कांग्रेस कल एमसीडी में होने वाले मेयर के चुनाव में नहीं लेगी हिस्सा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस एमसीडी में शुक्रवार को होने वाले मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति सदस्यों के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा, कांग्रेस चुनाव से दूर रहेगी। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में इस बार कांग्रेस के 9 पार्षद जीतकर आए हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ जम्मू में भी महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। खबर यह है कि 7:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ जम्मू में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। लखनऊ में बस अड्डों का नाम बदलने की तैयारी में योगी सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जल्द ही बस अड्डों का नाम बदलने की तैयारी हो रही है। इन बस अड्डों के नाम अब स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से रखे जाएंगे, जिसके तहत लखनऊ का 4 बाग बस अड्डा आने वाले दिनों में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और कैसर बाग बस अड्डा बेगम हजरत महल के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह आलमबाग बस अड्डा वीरांगना उदा देवी और अवस बस अड्डा ठाकुर रोशन सिंह के नाम से पहचाना जाएगा। यह सिलसिला सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि प्रदेश के तमाम बस अड्डों के लिए चलेगा। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बसपा में हुई शामिल। जहां दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रयागराज के बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बसपा में शामिल हो गई हैं। बसपा के मुख्य जोन इंचार्ज और पूर्व सांसद घनश्याम चंद्रशेखर ने शाइस्ता परवीन को पार्टी ज्वाइन कराई। उन्होंने मंच से बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बसपा में शामिल होने की घोषणा की है। शाइस्ता परवीन को बुके और पार्टी का झंडा देकर पार्टी में शामिल कराया गया। अतीक अहमद के बेटे आजम अहमद ने भी बीएसपी की सदस्यता ली है। आपने मुकेश गोयल को दिल्ली नगर निगम में अपना सदन को बनाया नेता। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने मुकेश गोयल को दिल्ली नगर निगम में अपना सदन का नेता बनाया है। मुकेश गोयल वार्ड नंबर 15 आदर्श नगर से पार्षद हैं। मुकेश गोयल वर्तमान निगम में सबसे पुराने पार्षद हैं। बता दें कि गोयल 1997 से लगातार पार्षद हैं। त्रिपुरा से सरकार ने आतंकवाद को पूरी तरह से किया सफाया, अमित शाह। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने आतंकवाद का सफाया कर दिया है और पूर्वोत्तर राज्य में चहुमुखी विकास किया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का अपार प्रेम और विश्वास स्पष्ट संकेत देता है कि भाजपा त्रिपुरा में फिर से सरकार बनाएगी। वंदे भारत पुरानी ट्रेन नई इंजन के साथ मिला हमको, सीएम ममता। जी हां दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन पर बंगाल में हुए हमले पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहा कि बंगाल में नहीं बिहार में वंदे भारत पर पथराव किया गया है। हमारे राज्य को बदनाम करने के लिए गलत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यह भी कहा, वंदे भारत कुछ और नहीं बल्कि एक पुरानी ट्रेन है जिसे नए इंजन के साथ नया रूप दिया गया है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी? कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के तमाम तरह खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल TBC News 24। हर खबर सबसे पहले आप तक।